नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान संगठन आज देश भर के राजभवनों का घेराव करेंगे और राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के 7 महीने पूरे हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर अन्य 2 विरोध स्थल टीकरी और गाजीपुर हैं। इस दौरान दिल्ली गाजियाबाद की सीमा यूपी गेट पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च भी होगा। किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने शनिवार को येलो लाइन पर 3 मुख्य स्टेशनों को 4 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किया है। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे कल से 2 दिन से यहाँ पे दिल्ली में। और ये है कि 7 महीने आज पूरे हो गए और आज से 8वां महीना शुरू हो जाएगा पूरे आंदोलन को। तो लोग आए हैं, ट्रैक्टरों के साथ में आए हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं। रात भी प्रोग्राम चलते रहे यहाँ पे और अब भी प्रोग्राम होगा। जो मीटिंगें होती हैं वे मीटिंगें रहेगी, लोग आएंगे यहाँ से। फिर सरकार को ये है कि भाई यहाँ पे संख्या कम होगी तो दिखाने की संख्या हमारे पास में कम नहीं है। सरकार जब तक चाहेगी, जब चाहे, जब सरकार बातचीत शुरू कर सकती है। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और ट्रैक्टरों से लोग दिल्ली आते जाते रहेंगे। अगली भी यात्रा शुरू होगी और साथ अगले महीने में फिर 24-25 तारीख में फिर तीसरी वो आएगी, चौथी। पहले दिन से और 7 महीने हो गए, बिल्कुल वाकई वही बात है। कोई नहीं है, कोई ना उनमें फर्क है ना कुछ है। एक सरकार की जिद है, एक सरकार की हठधर्मी है, एक सरकार का तानाशाही रवैया है कि भाई हम किसानों तो बात नहीं करते। हम यही कह रहे, सरकार या जिद्दी रवैया छोड़ दे। सरकार तो आती जाती रहे, पहले भी सरकार आई। समझ गए हैं और हमारा जो एक कल जत्था आया है वो यहाँ पर हमारा रुका हुआ है। आंदोलन चलेगा, इसी तरह से जत्थे आते रहेंगे, एक आएगा दूसरा जाएगा। हम एक दूसरे को रिप्लेस करते हो। हमने आपको सबसे पहले मैंने ही आपसे कहा था कि हमारा शिफ्ट वाइज आंदोलन चलेगा। हमने शिफ्ट तय कर रखे। हमें खेती भी करना है, आंदोलन भी चलाना है और इस बीमारी का भी सामना करना है, तो हमारा शिफ्ट में आंदोलन चलेगा। तो जादव जी बताइए, 7 महीने लगभग हो गए हैं, किसानों की और सरकार के बीच की कई वार्ता भी चली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब आंदोलन क्या रूप लेगा? देखिए, हमारे 11 दौर की वार्ता में 1 दर्जन संशोधन पर तैयार हुए, कानून को होल्ड करने को तैयार हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर के इनको फटकार लगाई कि ये कानून लागू करने काबिल नहीं है, इनको होल्ड करिए। तो ये हमारे वार्ताओं के दौर का एक सफलता थी। लेकिन 22 जनवरी के बाद इनको ऐसा लगा कि अगर ये वार्ताओं के दौर चलते रहे तो ये कानूनों की धज्जी उड़ जाएंगे। इनको समझ में आ गया कि हमसे बड़ी भूल हो गई। अब उस कानूनों को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वार्ता के टेबल से भाग गए। हमारा कहना है कि वार्ता के टेबल पर आए, वो बगैर शर्त आए। शर्त लगा के आएंगे तो वार्ता नहीं करेंगे, बगैर शर्त आए। पहले भी बगैर शर्त वार्ता हुई, बैठ करके वार्ता हो और उस वार्ता का टेलीकास्ट लाइव हो, पूरे देश में, पूरी दुनिया देखे कि किसानों के क्या तर्क हैं और सरकार के क्या तर्क हैं। देश को देखने का हक है। अंदर बैठ के वार्ता करना चाहते हम तैयार हैं, लेकिन उसका लाइव टेलीकास्ट करा दें। वार्ता का दौर जारी करना पड़ेगा। बगैर वार्ता की समस्या का समाधान नहीं होता, हम जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए हम वार्ता के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार को अब बगैर शर्त वार्ता के लिए खुले मन से आना होगा और उस पॉइंट पर आना होगा जहां पर 3 कानून वापस होंगे और एमएसपी पे कानून बनेगा। सर, कल जो यात्रा आई है वो कहाँ से आई है और इसके आगे, इसके बाद कहाँ से किसान आने वाले हैं? ये यात्रा हमारी सहारनपुर से चल करके वाया मुजफ्फरनगर और मेरठ और गाजियाबाद होकर के यहाँ आई है। अगली यात्रा हमारी शामली से चलेगी, जो बड़ौद बागपत होकर के यहाँ पर आएगी। उसके बाद अगली यात्रा हमारी बिजनौर से और मेरठ से होकर के यहाँ पर आएगी। इसके तो वह इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता रमेश पुरोहित फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जानना चाहेंगे, 7 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो चुके हैं और आज देश भर में किसान राजभवन और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। राजभवन में हम बता सकते हैं कि हर राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे। किस प्रकार से देखते हैं सब पूरे 7 महीने के चल रहे इस आंदोलन को?
जी उमंग सही कह रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है वो पिछले 7 महीने से लगातार चल रहा है और वो जो है सिंगू बॉर्डर हो या दिल्ली को रोक के जो इन लोगों ने आंदोलन कर रहा है वो लगातार इस बात का प्रयास है उनका कि किसी तरह से जो किसानों के जो 3 कानून बने हैं उसको वापस ले लिया जाए, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष लगातार स्पष्ट कर दिया है। और पिछले दिनों जो है कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने भी ट्वीट करके ये बात बता दी थी इन लोगों को कि बगैर जो है शर्त के वो वार्ता के लिए तैयार है, कभी भी किसी भी समय वो आज वो किसान का जो प्रतिनिधिमंडल है नेता है उनसे संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लिहाजा वार्ता का जो एक लंबा गतिरोध इन दोनों के बीच का है वो किसी तरह से टूटना चाहिए। और जहां तक राकेश टिकैत की बात है वो लगातार जो है मीडिया में इस बात को कहते आए हैं कि जब तक कि 3 कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक सरकार से किसी तरह की कोई बातचीत हो नहीं सकती। गतिरोध बस इसी बात को लेकर के है, दोनों पक्ष अपने अपने जो है जगहों पर खड़े हैं और समझौते की जो गुंजाइश अगर बचती है अब कहीं जाकर के तो बिना शर्त वार्ता टेबल पर आकर के ही बातचीत हो सकती है। सरकार ने मंशा जता दी है, किसान नेताओं की अपनी बात है और 7 साल से आप देखिए कि लगातार जो है आंदोलन चल रहा है। लिहाजा अच्छा इसी आंदोलन के दौरान आपको जानना है कि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब राकेश टिकैत उन राज्यों में जाकर के किसानों से जो है चर्चा की थी, बातचीत की थी और केंद्र सरकार के खिलाफ एक वातावरण बनाने की कोशिश की। कई तरह के इसमें चीजें और जुड़ती गई, राजनीति भी होती गई, लेकिन अब चूंकि वक्त आ रहा है धीरे धीरे कि किसान नेताओं को भी अपनी हट धर्मिता छोड़ते हुए और खुले मन से, जैसा कि अभी पिछले दिनों कश्मीर के नेताओं के साथ में जो बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तब भी उन्होंने यही कहा था उन नेताओं के साथ में कि दिल्ली के दिल और दरवाजे दोनों खुले हैं, आप आइए वार्ता के टेबल पर बैठ करके चर्चा कर सकते हैं और विचार विमर्श कर सकते हैं और कोई जो सकारात्मक जो समाधान हो सकता है वो करे। तो जो है केंद्र सरकार लगातार विभिन्न जिस तरह की जो बातें उभर करके सामने आ रही है किसानों को लेकर के जो बात है उसमें भी उनका यही नजरिया राय है कि खुले मन से बगैर किसी शर्त के टेबल पर आ जाए और चर्चा करें और उनसे संबंधित जो दिक्कतें जो प्रैक्टिकल है उनके सामने जो आने वाली है उनको भी समाधान किया जाए। तो अब चूंकि 7 महीना कोई कम नहीं होता किसी भी आंदोलन के लिए और इस दौरान देश और दुनिया ने भी देखा है कि किस तरह से इस आंदोलन का जो है रूप और स्वरूप बदलता गया, लिहाजा अब इसमें एक विराम की स्थिति आ जानी चाहिए। दोनों पक्ष वार्ता की टेबल पर बैठ करके कोई सम्मानजनक जो समझौता हो सकता है वो अगर करें तो सबके लिए बेहतर होगा, किसानों के लिए भी बेहतर होगा और जो केंद्र सरकार की मंशा है कि किसानों की आय को दुगुनी की जाए तो वो भी पूरे कब होगी जब ये गतिरोध समाप्त होगा और सरकार अपने फैसलों के अनुसार जो इनके पास में जो योजनाएं हैं क्रियान्वयन का जो वक्त है वो अगर लगता है तो निश्चित रूप से आने वाला जो वक्त है वो किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही होगा और ये बात है जो किसान नेताओं को भी अब समझ जानी चाहिए। जी बिल्कुल पुरोहित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि किसानों और सरकार के बीच का जो गतिरोध है आखिर कब जाकर टूटेगा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको बता दें कि शुक्रवार को भारतीय घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहने के बाद शनिवार यानी कि आज एक बार फिर से भाव में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में जबरदस्त इजाफा किया और आज पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे की भारी बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल भी 88 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शुक्रवार तक 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और लद्दाख में पेट्रोल का रेट 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुका था। तो वहीं आज कई और शहरों में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। बिहार की राजधानी पटना और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चला है। बहुत महंगाई हो गई है, कम करना चाहिए अब तो सरकार के। बस यही है कि सरकार को देखना चाहिए कि अब रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए, इसके बारे में सोचना चाहिए। महंगा तो बहुत हो गया, पहले सीगा 64 रुपए लीटर और बढ़िया सीगा,
ਵਧੀਆ ਗੇੜੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। अभी कितना रेट हो गया? ਹੁਣ 90 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। क्या कहेंगे सरकार को जी? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਲਊਂਗਾ ਹੁਣ, ਗੈਸ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਵਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 300-350 फुल 2 दिन चलती है। वो बहुत ज़्यादा कोई रेट भी नहीं अपना मतलब दूध का बता रहा, ठीक है, तो मुश्किल भी इतनी आ रही है। कोई मोदी को भी नहीं पता, जोड़े बधाई जा रहा है, की करिए। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में राजधानी दिल्ली से संवाददाता आशुतोष कुमार फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जानना चाहेंगे जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई राज्यों में ये 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि लगातार बढ़ते दामों की वजह से न सिर्फ महंगाई बढ़ रही है बल्कि आम आदमी के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे आशुतोष? जी बिल्कुल, लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, खासकर आम लोगों की। और आम लोग बीते दिनों कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन जो लगाया गया था उससे उनकी आमदनी कम हुई है, नौकरी कम गई है लोगों की। उसके बावजूद जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमतें बीते कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं और अब यह 100 का आंकड़ा राजधानी दिल्ली में भी छूने को है और कई राज्यों में तो पहले से ही छू चुका है। तो समस्या गंभीर है। सरकार इसके ऊपर नहीं ध्यान दे रही है क्योंकि उनका तर्क है कि कोरोना महामारी के दौरान काफी खर्च हो रहा है, तो उसकी वजह से सरकार इस पे कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन इस बढ़ते हुए कीमतों की वजह से आम आदमी काफी परेशान है। बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं आम आदमी की परेशानी तो लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार आम जनता भी कह रही है कि अब तो पेट्रोल डीजल के दाम घटाने चाहिए। और अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वजह से राजनीति भी तेज हो चली है, लगातार विपक्ष हमला कर रहा है, तो वहीं कई राज्यों की अगर हम बात करें जहां पर भी 100 से ऊपर पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं, वहां पर भी ये बात कही जा रही है कि राज्य अपने अपने टैक्स में अगर कमी करे और केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से अगर टैक्सेस में कमी करे या फिर अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी की श्रेणी में लेकर आए तो कहीं ना कहीं आम आदमी को भी राहत मिल सकती है, क्या कहना चाहेंगे आशुतोष? जी बिल्कुल, लंबे समय से जब से भारत में जीएसटी को लागू किया गया तब से ही मांग उठती रही है कि डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति है। सरकारों की जो एक कमाई का जरिया उन लोगों ने मान चुके हैं डीजल और पेट्रोल को, इसीलिए कोई भी राजनीतिक दल इसको लाना नहीं चाहता है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे राजनीति हो रही है। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार जनता को राहत देना नहीं चाहती। अगर राहत देना चाहती तो विपक्षी पार्टियों की भी कई राज्यों में सरकार है। अगर कांग्रेस की बात करें उनकी भी कई जगह सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है। अगर वो लोग वाकई चिंतित हैं तो वो लोग पहले अपने राज्यों में अपनी टैक्स कम करके दिखाएं, फिर केंद्र पर दबाव भी बन सकता है। लेकिन कोई कम नहीं करना चाहता है, कोई भी राज्य, क्योंकि वो कमाई का जरिया सरकारों ने डीजल पेट्रोल को मान लिया है और लगातार इसके जरिए टैक्स के रूप में कलेक्शन किया जा रहा है। कोई जनता को राहत देना नहीं चाहता है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, राहत देने की कोशिश नहीं की जा रही और इसके लिए सभी पार्टियां लगभग जिम्मेवार हैं क्योंकि सबकी सरकारें किसी न किसी राज्य में है। बिल्कुल आशुतोष, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार जरूर है। अब देखने वाली बात ही होगी कि कब इस मुद्दे पर राजनीति खत्म होगी और जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम आखिरकार कब वापस से अपने निचले स्तर पर आएंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको बता दें कि देश के 11 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 नए मामले मिले हैं। सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र से पहचाने गए 21 मामलों का प्रसार बहुत ही लोकलाइज्ड है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि डेल्टा प्लस 12 देशों में मौजूद है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के केसेस का अनुपात मई के 10.3% से बढ़कर अब जून में 51% हो गया है। हालांकि भार्गव ने कहा कि लैब के निष्कर्षों से पता चलता है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी
काफी हैं। महाराष्ट्र के अलावा कई अन्य राज्यों में भी ये नया वेरिएंट पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इन राज्यों को स्पेसिफिक जिलों में भीड़, लोगों के ज्यादा आपसी मेल मिलाप को रोकने, व्यापक टेस्टिंग और जल्द ही ट्रेसिंग के साथ साथ टीकाकरण कवरेज सहित रोकथाम के उपायों को तुरंत आगे बढ़ाने को कहा है। वहीं इसी बीच आपको बता दें, जहां कई अन्य राज्यों में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं राजस्थान के लिए भी एक चिंताजनक बात यह है कि बीकानेर के रास्ते डेल्टा प्लस की एंट्री हुई है, जहां वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी 65 वर्षीय महिला में कोरोना का ये नया वेरिएंट मिला है। आपको बता दें, देश के करीब 8 राज्यों में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट ने अब राजस्थान में भी एंट्री की है। बीकानेर में इस खतरनाक वेरिएंट का पहला केस सामने आया, जहां 65 वर्षीय महिला के अंदर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। जानकारी के लिए बता दें, इस महिला ने वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली हैं और हालांकि वो अभी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इस केस के मिलने के साथ ही राजस्थान देश का 9वां ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की मौजूदगी मिली है। आपको बता दें, बीकानेर के सीएमएचओ डॉक्टर ओपी चाहर ने बताया कि 10 कोरोना संक्रमितों के सैंपल एनआईवी को भेजे गए थे। इसमें से एक की रिपोर्ट सरकार को मिली है। इस रिपोर्ट के आने के साथ ही प्रशासन ने जहां पर वो महिला रह रही है वहां विशेष ट्रेसिंग के निर्देश दिए हैं। चाहर का कहना है कि महिला बंगलानगर की रहने वाली है। मेडिकल टीम अब इस एरिया में जितने भी लोग पिछले 1 महीने में पॉजिटिव आए हैं उनकी फिर से जाँच की जाएगी। तो वह इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जयपुर से संवाददाता नीरज शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे, राजस्थान भी 9वां राज्य बन गया है और राजस्थान से पहले 8 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की मौजूदगी दर्ज हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये जो डेल्टा प्लस है इसके मामले चिंताजनक हैं और अगर दुनिया की बात करें तो अमेरिका के बाद में भारत का जो नंबर है वो डेल्टा के मामलों के अंदर दूसरे स्थान पर है। निश्चित रूप से ये जो वेरिएंट है और उसके बाद में डेल्टा में भी डेल्टा प्लस जो वेरिएंट आ गया है, इसका खतरा और भी ज्यादा है। 11 राज्यों में जो डेल्टा प्लस के वेरिएंट मिले हैं उनमें एमपी, महाराष्ट्र ने तो चिंता बढ़ाई ही है और आईसीएमआर के महानिदेशक का भी बयान आया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन सभी वेरिएंट के खिलाफ जो ये प्रभावी जो है ये वायरस है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चिंताजनक बात है। देश के 11 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 मामले मिल चुके हैं। सरकार ने कहा है महाराष्ट्र से पहचाने गए 21 मामलों का जो प्रसार है वो बहुत लोकलाइज्ड है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने भी चिंता जताई है कि डेल्टा प्लस 12 देशों में मौजूद है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के केसेस का अनुपात मई के 10.3% से बढ़कर के जून में 51% हो गया है। तो 5 गुना के करीब जो है ये बढ़ोतरी हुई है प्रतिशत के अंदर। हालांकि उन्होंने कहा है कि लैब के निष्कर्षों से पता चलता है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं, यानी असरदारक तो है, लेकिन कितनी असरदारक है और कितना इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, ये बात अभी कही नहीं जा सकती है। क्योंकि भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर जो केसेस मिले, कई केसों के अंदर ऐसा हुआ कि जहां कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवा रखी थी और दोनों डोज लगा रखी थी, उसके बावजूद लोगों को हुआ। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया पिछले दिनों कि मेरी दोनों डोज लगी हुई थी, इसके बावजूद मुझे कोरोना हुआ, लेकिन वो हल्का हुआ और होकर के निकल गया, इसलिए मैं बच गया। तो ये मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओपन वीसी के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि दोनों डोज लगने के बावजूद उनको कोरोना का प्रभाव हुआ था। तो कोरोना से बच पाना तो कहा नहीं जा सकता कि दोनों टीके लगाने के बाद भी उससे बचा जा सकता है, लेकिन ये है उसके जो घातक जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उनसे बचा जा सकता है। उनके खिलाफ इम्यूनिटी जो है ये टीका दे सकता है। निश्चित रूप से उस रूप में इसे देना चाहिए। ये मानना चाहिए कि जान बचाने में इन टीकों की और महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निकल करके सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अलावा कई अन्य राज्यों में नया वेरिएंट ये सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को इन राज्यों को स्पेसिफिक जिलों में भीड़, लोगों को ज्यादा आपसी मेल मिलाप को रोकने, व्यापक टेस्टिंग और जल्दी ट्रेसिंग के साथ टीकाकरण कवरेज बढ़ाने, रोकथाम के उपाय तुरंत बढ़ाने के लिए कहा है। राजस्थान के अंदर एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग का काम चालू हो गया है और प्रतिदिन करीब 20 के आसपास जो सैंपल हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इसी से पता लगा है कि जो राजस्थान के अंदर जो कोरोना जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है ये डेल्टा वेरिएंट ही था। इसी जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से पता चला है सरकार को और उसी के आधार पर अब जो लगातार है एक्शन लिया जा रहा है। सरकार की ओर से कोशिश ये की जा रही है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सके ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।
बिल्कुल नीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब हालांकि इस समय अगर हम हमारे पूरे देश के चिकित्सकों की बात अगर करें तो चिंताजनक उतना नहीं है जितना दूसरी लहर में इस वायरस ने कहर मचाया था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कोरोना का वायरस है और अलग अलग ये अपने आप को म्यूटेंट ये करता जा रहा है और फिलहाल इस पर भी रोकथाम करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे चिन्हित करना बेहद ज़रूरी है कि अब और किन किन शहरों में, किन किन ज़िलों में ये पहुंच चुका है और उस हिसाब से इसका इलाज करना भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज भी चिकित्सक यही कह रहे हैं कि भले ही अभी हमने दूसरी लहर को मात दे दी है किसी हद तक, लेकिन फिर भी हमें कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी हो। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हमारे देश में आगे बढ़ेगा उतनी ही जल्दी कहीं ना कहीं इस वायरस से हम पार पा सकेंगे। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और पीएस संजीव फलांडे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने दोनों के खिलाफ यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की है। माना जा रहा है कि ईडी अनिल देशमुख पर भी अब शिकंजा कसेगी। तो वहीं इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई स्थित परिसरों पर तलाशी भी ली थी। बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त ये बात होती थी उस वक्त कमरे में अनिल देशमुख के साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी संजीव फलांडे भी मौजूद रहते थे और आज सुबह 11 बजे अनिल देशमुख को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वादे वसूली गैंग मामले में वादे के 100 करोड़ के कलेक्शन में संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे ये अनिल देशमुख की सहायता करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए। इसके कारण दोनों की कल देर रात गिरफ्तारी हुई। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में अनिल देशमुख भी गिरफ्तार होंगे। तो अजमेर रेल मंडल की ओर से अलवर गेट पर बनाए गए रेल म्यूजियम को आम जन के लिए अब खोल दिया गया है। फिलहाल 15 दिनों के लिए यहां पर आमजन का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, लेकिन टॉय ट्रेन का शुल्क लगेगा। आपको बता दें कि यह म्यूजियम सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। यह म्यूजियम 15,795 वर्ग मीटर परिसर में फैला है। यहां पर अजमेर मंडल का इतिहास, उसका बुनियादी ढांचा और उसके वृत्त चित्र और ग्राफिक विरासत 1870 के दशक से अजमेर और देश में रेलवे संचालन का इतिहास आदि की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। समय की जो हिस्ट्री की तरह इसको संग्रह किया गया है। इक्विपमेंट्स पुराने जगह जगह से जो ब्रिटिश पीरियड से जो इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहे थे उन सबको एक जगह लाया गया है। ये मतलब एक तरह की धरोहर है जो लोगों के सामने आएगी। रेल कहाँ से शुरू हुई, इतिहास रेल का इस प्रदर्शनी में लोगों को, बच्चों को जानने को मिलेगा। और यहाँ एक तरह की एक आउटिंग जो अजमेर के अंदर एक टूरिस्ट पॉइंट, एक तरह का एक नया ये रेल म्यूजियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यहाँ पे। और हमने बाहर भी, अब आप चलेंगे तो देखेंगे, हमने टॉय ट्रेन है जिसमें बच्चे घूम सकते हैं। और प्लस हमने जो हमारे सलून है, जो भी बड़े बड़े क्रेन और इस तरह की चीज़ें रखी हैं जो लोगों को रेल का इतिहास, रेल की वर्किंग के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहां राजस्थान की राजधानी जयपुर में आनंदपाल सिंह की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर झोटवाड़ा में सर्व समाज द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने इस रक्तदान शिविर में भाग लिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 500 यूनिट से भी ज्यादा रक्तदान यहां पर किया गया। रक्तदान शिविर में जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार और आनंदपाल की बेटी योगिता राजपूत ने रक्तदान करने वाले युवाओं को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। और उनका कहना था कि कोविड काल में जहां एक तरफ ब्लड की जहां आवश्यकता थी उसे पूर्ति करने के लिए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की है समाज में अपना योगदान देने के लिए, वो भी वाकई में काबिल तारीफ है। हमने पापा और बलवीर का ओसा की जो विचारधारा है उसको चलते हुए हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखने का, उनकी हर पुण्यतिथि को समर्पित करने के लिए रखा गया था। क्योंकि पापा और बलवीर का ओसा की जो सोच थी वो जात पात से कहीं ज़्यादा ऊपर उठकर सबको साथ में लेके चलने की थी। क्योंकि ब्लड बैंक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी जाति नहीं पूछी जाती है। सर्व समाज के युवा यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कितने यूनिट का लक्ष्य रखा है, किन किन लोगों का? जी, लक्ष्य तो कोरोना काल के चलते और वैक्सीन के दौर को देखते हुए 500 यूनिट्स का ही देखा गया था, लेकिन 500 यूनिट्स तो अभी आधे समय में पूर्ण हो चुकी है। सो आई थिंक कि ये ऑलमोस्ट डबल हम क्रॉस कर जाएंगे।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।